Welcome to the new episode of Business की पाठशाला. I am Tushar Kansal from Consultancy Ventures. I have been in the funding business since 20 years. Billions raise करे अलग अलग कंपनीज के लिए और Consultancy Ventures 5000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को हेल्प कर चुकी है. तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि इस चैलेंजिंग टाइम में एक सीईओ को क्या करना चाहिए. अब आप पूछेंगे कि चैलेंजिंग टाइम कैसे हुआ. देखिए, अगर मैं इकोनॉमिकली समझाऊं तो बैंक के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं. आप लोन पे इंडिया में 9, 10, 11, 12% दे रहे हो. यूएस में 1-2% देते थे साल में, वो 4-5% पे आ गया है. यूके में आ गया है. लैंड के रेट्स बढ़ गए. लैंड एक्विजिशन बिल आया था इंडिया में 2012 में कि गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर करती है उसको ज़मीन वाले को मार्केट प्राइस से 4 गुना ज़्यादा देना है. यानी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स 4 गुना महंगे हो गए. गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है तो टैक्स तो बढ़ाना पड़ेगा. इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है. अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, आप कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हो, उसका रेट कमोडिटी एक्सचेंज में बढ़ जाता है अचानक से. लेकिन आपने जो आगे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कस्टमर के साथ वो कम प्राइस का है तो आपको नुकसान हो जाता है. फिर आप कोई कस्टमर आपका पैसा नहीं देता. 15 दिन में, 30 दिन में देना चाहिए था, 45 दिन, 60 दिन में भी नहीं देता. आप कोर्ट के पास जाते हो इंडिया में, कोर्ट में 9 से 10 साल लगते हैं किसी केस में. तो फॉरेन कंपनी क्या करती है, इंडिया में एग्रीमेंट के अंदर डाल देती है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसका रेजोल्यूशन लंदन या सिंगापुर में होगा, आर्बिट्रेशन में. लेकिन अगर लंदन और सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में आपको केस लड़ना है तो आपको फॉरेन लॉयर चाहिए, डॉलर के खर्चे. फिर अनसर्टेनिटीज़ बहुत है बिजनेस में. अभी मेरे एक स्टार्टअप वाले थे, उन्होंने 40-50 लाख का माल, हेयर एक्सटेंशंस, जो बाल होते हैं जो तिरुपति में दान होते हैं, जिनसे वो हेयर एक्सटेंशंस बनती हैं, पार्लर में लगाते हैं, लेडीज़ लगाती हैं, वो अफ्रीका में रखा हुआ था गोडाउन में. अफ्रीकन करेंसी का रेट 50% हो गया, डॉलर का डबल हो गया. उनका वो माल खरीदा हुआ था फॉरेन करेंसी में, यानी 50% लॉस. तो एक सीईओ क्या करे आज के टाइम में. सिलिकॉन वैली बैंक, 62 बिलियन डिपॉजिट्स थे उनके पास. 1.5 साल के अंदर 62 से 100 बिलियन से क्रॉस कर गए. अब किसी बैंक को खुश होना चाहिए या नहीं कि उसके डिपॉजिट 62 बिलियन से 100 बिलियन क्रॉस कर गए एक साल में. लेकिन उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट तो रखेगा बैंक, कैश अपने पास तो रखेगा नहीं. वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में डाल दिए, उस पे लॉस हो गया. 21 बिलियन का बॉन्ड्स लॉस में बेचने पड़े. लोग डर गए. अपनी स्टार्टअप्स, जो वीसीज ने बोला अपने स्टार्टअप्स को पैसे बाहर निकाल लो बैंक से, बैंक इंसॉल्वेंट हो गया. पता नहीं कितने स्टार्टअप्स के पैसे मर गए. तो जो सिलिकॉन वैली बैंक था, उसके इंसॉल्वेंट होने से 2 दिन पहले फोर्ब्स मैगजीन, जो वर्ल्ड की बेस्ट मीडिया मैगजीन कहते हैं अपने आप को, उन्होंने उसको बेस्ट बैंकिंग की लिस्ट में डाला था. और जितने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गोल्डमैन सैक्स, सब ने सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स की बाय रेटिंग दे रखी थी. अब सीईओ क्या करे, जिसने सिलिकॉन वैली बैंक में अकाउंट खोल रखा था, बेचारा, उसकी क्या गलती. सीईओज़ की जो परफॉर्मेंस है वो क्वार्टरली रिपोर्ट्स के बेसिस पे देखी जाती है कि हर 3 महीने में कंपनी ने क्या अचीव किया. उस प्रेशर की वजह से, और ये जो प्राइसिंग चेंज होती है चीज़ों की, रियल एस्टेट की, कमोडिटीज़ की, क्रिप्टो की, उस प्रेशर की वजह से, और ये जो हाई लोन्स लेके रहना पड़ता है अगर आपको अच्छा घर चाहिए, यूएस में गाड़ियाँ चाहिए, क्रेडिट कार्ड लोन्स, रियल एस्टेट लोन्स. 11% अमेरिकन्स एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं या फिर मैरिजुआना लेते हैं या कोई ना कोई ड्रग लेते हैं. तो एक सीईओ क्या करे
तो यूनिकॉर्न बनने की जो रेस है हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में कि $1 बिलियन से ऊपर की कंपनी बनाओ किसी भी हालत में, उसके लिए टॉप लाइन मतलब रेवेन्यू या टर्नओवर कंपनी का वो ग्रो करो, चाहे बॉटम लाइन भूल जाओ, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिट। तो जो डाउनटर्न आया ग्लोबल इकोनॉमी में बिकॉज ऑफ कोविड, पहले फिर गवर्नमेंट्स की गलत पॉलिसीज आई यूएस में, यूके में, यूरोप में, जापान में, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर आया, तो उस वजह से एक नई टर्म आई मार्केट में और उसका नाम है कॉकरोच योर बिजनेस। मतलब बिजनेस यूनिकॉर्न अगर बनाना है, पहले बिजनेस को कॉकरोच बनाओ। और कॉकरोच का क्या मतलब है कि एक लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी पे काम करो। अब मैं आपको बताता हूं, एक लिस्ट आई थी कंपनीज की, इंडियन कंपनीज की जो यूनिकॉर्न्स हैं, यानी $1 बिलियन से ऊपर की वैल्यूएशन है। उस लिस्ट इस हिसाब से बनाई हुई थी कि उन कंपनीज में से प्रॉफिटेबल सबसे ज्यादा कौन सी हैं, सबसे ज्यादा कौन सी हैं जो जिनके प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस नहीं है। और जो नंबर 1 और नंबर 2 कंपनीज थी उस लिस्ट में, उसका नाम था जोहो और जेरोधा। जोहो, जेरोधा दोनों बेस्ट प्रॉफिट्स उस लिस्ट में, और दोनों ने आज तक इन्वेस्टर का पैसा रेज नहीं किया। दोनों बूटस्ट्रैप्ड, दोनों कंपनी के फाउंडर्स के पैसे से चल रही। क्यों? क्योंकि उन फाउंडर्स ने अच्छी यूनिट इकोनॉमिक्स रखी, मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी बनाई, अपने बिजनेस मॉडल को बहुत समझदारी से लीन बनाया, खर्चे नहीं बढ़ाए। अभी आपने देखा डाउनटर्न आया तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सबने 10-10 हजार, 20-20 हजार लोग जॉब से निकाले। ट्विटर ने भी बहुत निकाले, पर एप्पल ने तो कुछ नहीं निकाला। एप्पल ने क्योंकि ओवर रिक्रूटमेंट की ही नहीं अच्छे टाइम में। एप्पल ने कभी अपनी टीम्स को इस तरह हिसाब से नहीं बढ़ाया कि बिना अकल के भरे जा रहे हो। तो उन्होंने लीन बिजनेस मॉडल फॉलो किया। इन्वेस्टर जो आज के टाइम का है, सीईओ को पता है दैट ही इज वेरी वेरी ऑफ फंडिंग कंपनीज विच हैव लॉसेस बिकॉज द कंपनी इज इन इन्वेस्टमेंट फेज। वो तो ठीक है इन्वेस्टमेंट फेज में, लेकिन इसलिए बिकॉज द फाउंडर्स वर ओनली चेजिंग टॉप लाइन, नॉट बॉदर्ड अबाउट बॉटम लाइन। और अगर आपको बिजनेस को कॉकरोच करना है, कॉकरोच योर बिजनेस, और उसको रिसेशन रेजिलिएंट बनाना है, मतलब जो ग्लोबल रिसेशन है उसके टाइम में बच के निकल जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले जो बिजनेस को कॉकरोच करने की चीज है वो है हैव लीन टीम्स। टीम्स को छोटा रखो। अब 2 एग्जांपल आपको देता हूं मैं, बायजूस और स्नैपडील। स्नैपडील ने 10,000 लोग भर लिए, ये कह के कि हम लोग शायद इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ई कॉमर्स कंपनी बन जाएंगे। बाद में उसमें से 9,000 निकाले, आज 1,000 से भी कम है उनके पास। बायजूस ने 16,000 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखे, उसके बाद उसमें से कितने निकाले आप चेक कर लो। दूसरी चीज ये है लीन टीम रखने के बाद टॉप डाउन अलाइनमेंट। मतलब जो रेजिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कंपीट करती है, दे रिक्वायर रेजिलिएंट लीडर्स, उनको स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। अब आपने देखा कि इन्फोसिस ने और टाटा सन्स ने एक ऐसी लीडरशिप रखी जिसको उन्होंने 1-1.5 साल के अंदर जो फाउंडर्स थे उन्होंने हटा दिया। तो पीपल जो कंपनी के अंदर हैं और जो कस्टमर्स हैं, जो बेसिकली स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, कस्टमर्स, वेंडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाउंडर्स, बैंकर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, दे फॉलो द सिग्नल्स शेयर्ड बाय द सीनियर लीडरशिप। और जितने रेजिलिएंट लीडर्स होते हैं, दे डिस्प्ले स्टेडी टेम्परामेंट and they avoid succumbing to panic, and they can remain objective even during sustained dips। कि मतलब डिप आ रही है
लेकिन सीईओ कह रहा है मैं देख लूंगा, मैं कर लूंगा। तीसरा, ग्रैनुलर एंड फ्लेक्सिबल प्लानिंग। इसका क्या मतलब है? ग्रैनुलर प्लानिंग मतलब छोटे लेवल की, क्विक फुटेड। मंथली बिजनेस प्लान जो हो गए हैं वो वीकली बन गए हैं आजकल, वीकली बन गए हैं डेली। और एक ऐसी सिचुएशन जो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है, तो अगर आपको कर्व से आगे रहना है, यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व। इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन रियल टाइम KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारी कंपनी हमारे पास आई थी, हमने ऑब्जर्व किया कि वो अपना कैश फ्लो वीकली और डेली बेसिस पे प्लान करना शुरू कर देती है, मंथली की बजाय। और जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो तो कभी भी चेंज हो सकती है, तो फिर ऑप्टिमाइजेशन के लीवर भी वो कंपनी उस हिसाब से चेंज करती रहती। और CFO के साथ वीकली सेशंस रखते हैं, डिस्कस करते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस कैश और प्रॉफिटेबिलिटी का, एंड वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस बन गई है, सेंसिटिविटी एनालिसिस ऑफ कैश एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हैव द राइट फोकस ऑन द नीडल मूवर्स। नीडल मूवर्स मतलब जिससे आपकी टॉप लाइन बॉटम लाइन हिलती हो, उस पर फोकस करो, अच्छी तरह से हिलती हो। अब मैकेंजे का कंसल्टेंट आप रखोगे, वो बोलेगा कॉफी कप का साइज छोटा कर दो, या जो पेपर खरीदते हो वो थिनर ग्रेड खरीदना शुरू कर दो, सस्ते वाला। जबकि हो सकता है कि जो आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, इनएफिशिएंट कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो रियल कल्प्रिट हो। प्रिस्टीन केयर है, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट गेटिंग द फिगर, बट इट्स कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आई मीन इफ आई एम करेक्ट, इट वाज 25,000 to 30,000 रुपीज। सिमिलर कंपनी जो हमारे पास आई थी उसकी 3,000 रुपीज। नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल्स। तो you have to take a ruthless 80-20 view of the profit and loss to optimize both revenue and cost. पांचवा, cutting cost and muting growth is the lazy approach. कॉस्ट काट दो। आप देखिए कैफे कॉफी डे के फाउंडर्स की अनफॉर्चुनेटली बहुत बैड डेथ हुई, काफ़ी बैड सर्कमस्टांसेस में। अब उनकी वाइफ आ गई हैं एज CEO कैफे कॉफी डे की। उन्होंने एक 1800 करोड़ की शायद एक IT प्रॉपर्टी बेची लोन्स को पे बैक करने के लिए कैफे कॉफी डे के। अगर आप कैफे कॉफी डे की परफॉर्मेंस देखें, लोन तो बहुत कम हो गए हैं, 2500 करोड़ से शायद 600 करोड़ रह गए, लेकिन साथ ही साथ नंबर ऑफ आउटलेट्स एकदम ड्रॉप हो गई हैं और कंपनी का जो परफॉर्मेंस, जो रेवेन्यू एकदम से ड्रॉप हो गया है। तो बिजनेस के अंदर जो एनिमल स्पिरिट थी वो निकल गई है कि हम और अच्छी आउटलेट खोलें और अच्छी खोलें, उसमें से जो खराब जा रही हैं एक दो वो कट करें, मेजर करें कि किसकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर कहां अच्छा आ रहा है, फिर बेटर लोकेशन पे खोलें, नहीं खोलें। एनिमल स्पिरिट चली गई है। तो कटिंग कॉस्ट और ग्रोथ को म्यूट करना तो बहुत आसान है। अब हमने बहुत ऐसी कंपनीज देखी जो 3-4 टाइम्स टॉप लाइन ग्रोथ ले लेती हैं और साथ ही साथ यूनिट इकोनॉमिक्स भी इंप्रूव करती हैं कि प्रॉफिटेबल भी हैं। तो सबसे पहले जो इस टाइप की रेजिलिएंट कंपनीज हैं वो ये देखती हैं कि उनका प्राइस रियलाइजेशन कितना है, वो कितना कमा रही हैं। सेकंड, ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस मार्केटिंग इंजन, कि जो उनका मार्केटिंग का ईच डॉलर जा रहा है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है। और लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस रखते हैं बिफोर मूविंग टू हेडकाउंट रिडक्शन। ये नहीं कि सीधा एम्प्लॉय काट दिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू पे फोकस है। छठा, रेजिलियंस फॉर्मूला, मतलब कंपनी को रेजिलियंस कैसे बनाना है। सबसे बड़ी चीज, कैश इज किंग। कंपनी में इतना कैश रखो कंपनी अकाउंट में कि 12 से 18 महीने का कैश बर्न आपके हाथ में हमेशा हो। जब हम फंडिंग भी रेस करते हैं तो 12 से 18 महीने का तो कैश होना चाहिए। और कैश रेस करना जो टाइमिंग होता है और उस कैश को यूज करना, दोनों सेपरेट चीजें हैं। जब टाइम अच्छा हो खूब सारा कैश रेस कर लो, जब टाइम बुरा हो तो वो काम आएगा। कैश बड़ा है प्रॉफिट से, प्रॉफिट बड़ा है रेवेन्यू से।
top line is vanity, bottom line is sanity, and cash is the reality. मतलब बिजनेस को मल्टीपल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दो, और जो कैश जनरेटिंग वर्टिकल्स हैं, जहां से कैश आता है, उन पे फोकस करो, उनको डबल कर दो, डबल डाउन ऑन दैट। और जो वर्टिकल ब्लीड कर रहे हैं मनी को, उनको दोबारा रीइवैल्यूएट करो। कैश शुड बिकम द नॉर्थ स्टार फॉर एवरीवन इन सच टाइम्स। नॉर्थ स्टार मतलब गाइडिंग स्टार। कैश शुड बी द गाइडिंग स्टार। और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी में, बिल्डिंग अ रोबस्ट कल्चर गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द क्राइसिस मोड। Amazon जब नई कंपनी थी, तो जो उस टाइम की सबसे बड़ी बुक्स की कंपनी होती थी, जो Amazon से 20 टाइम्स बड़ी थी, उन्होंने देखा कि Amazon $100 मिलियन पे पहुंच गई, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम ऑनलाइन बुक स्टोर खोल रहे हैं। उस टाइम पे सारी फैमिलीज एम्प्लॉयज की जेफ बीजोस के पास पहुंच गई कि सर ये तो हमें खा जाएंगे, इनके पास तो स्टोर्स हैं, स्टोर्स में बुक्स पड़ी हुई हैं, डिलीवरी आराम से मैनेज कर सकते हैं, हमारा तो सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर है, कुछ वेयर हाउसेस हैं। तो जेफ बीजोस ने एक ही लाइन बोली कि हम इस सिचुएशन में किस चीज पे फोकस कर सकते हैं, और वो चीज है कस्टमर। अगर हमने कस्टमर को खुश रखा तो हमें कंपटीशन को देखने की जरूरत नहीं है। तो कल्चर इज द ओनली सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज जो एक लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करती है, स्पेशली रिसेशन के टाइम पे। ड्राइविंग अ कस्टमर फोकस्ड कल्चर will not only help businesses survive during downtime but also thrive। यानी अगर एक लाइन बोलते हैं स्टार्टअप वर्ल्ड में, कल्चर ईट्स स्ट्रैटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। यानी कल्चर इतनी बड़ी चीज है, कंपनी का कल्चर, कि वो स्ट्रैटेजी को तो किसी भी दिन बीट कर दे। क्योंकि अगर आपकी कंपनी का कल्चर होगा तो वो किसी भी डाउनटर्न में सिर्फ निकल ही नहीं जाएगा, वो थ्राइव करेगी कंपनी हर डाउनटर्न में। और वही Amazon, कस्टमर फोकस्ड, कस्टमर ऑब्सेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और उसी को लेके वो उन्होंने compete किया, और फाइनली जो वो बुक वाली कंपनी थी, दे शट डाउन। वो बुक स्टोर्स compete नहीं कर पाए Amazon से। Amazon की स्पीड से, Amazon की प्राइसिंग से, Amazon की एफिशिएंसी से, Amazon की डिलीवरी से, चॉइस से, वास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइटल्स विद द क्लिक ऑफ अ बटन। तो मेरा मैसेज आज के एपिसोड का CEOs को यही है, बिल्ड अ कॉकरोच कंपनी। टाइम्स आर डिफिकल्ट, ग्लोबल इकोनॉमी इज फेसिंग मल्टीपल हेडविंड्स, इंडिया में भी चैलेंजेस काफ़ी चल रहे हैं। Lack of funding, lack of liquidity is one big disadvantage। और जो सिलिकॉन वैली बैंक के साथ हुआ है, उसके बाद टाइम थोड़े से और टफ हो गए हैं। एंड यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी रखें। जोहो एंड ज़रोधा के एग्जाम्पल से आप ये देखो कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टर का ही पैसा लेना है। अगर आपने यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी रखी हुई है तो बिजनेस इतना कैश थ्रो करेगा कि आप उसी कैश को यूज़ करके आप अपने जो टाइम है उसको सस्टेन कर जाओगे। और जो कॉकरोच के अंदर सम अप करके जो चीज़ें हैं, उसमें लीन टीम्स, हैव अ ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडरशिप टीम, टॉप डाउन अलाइनमेंट, ग्रैनुलर एंड फ्लेक्सिबल प्लानिंग, छोटे छोटे लेवल की प्लानिंग जो चेंज हो सकती हो, फोकस ऑन द नीडल मूवर्स जो रेवेन्यू को हिलाएं, जो प्रॉफिट को हिलाएं अच्छी तरह से, कट कॉस्ट और ग्रोथ को। अगर आप सिर्फ कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दोगे तो ग्रोथ आपकी हिलेगी। दूसरा, कैश इज किंग, कैश इज रियलिटी। तो 12 से 18 महीने का कैश रखो हमेशा अपने पास। और कल्चर, बिल्डिंग अ रोबस्ट कल्चर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपके पास कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो, आपको लगता है कि हमें
अपनी कंपनी को कैसे सेल थ्रू करना है उसके लिए प्रॉब्लम है या कोई आपको एडवाइस चाहिए, आवर टीम इज़ ऑलरेडी देयर. You can reach out to us. I'm Tushar Kansal from Consultancy Ventures, available on LinkedIn, and you can check my website consultancy.com or my email. Thank you so much. Have a good day.